नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्ट्रेट टॉक में आज से 4 महीने पहले हमने आपके सामने गुजरात में भी हुई एक शराब त्रासदी पर अपनी विशेष पैनल के साथ चर्चा की थी। ये समझने की कोशिश की थी कि आखिर एक ड्राई स्टेट में जहरीली शराब का कहर किस तरह से टूट पड़ता है। बिहार में भी शराब त्रासदी हुई। यहाँ गुरुवार को जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 40 के पार चली गई। बीजेपी खूब हंगामा कर रही है। मरने वाले लोगों के प्रति संवेदनाएं जताते हुए मुख्यमंत्री को धिक्कारते हुए सीएम से इस्तीफे की मांग भी कर रही है। मामला सिर्फ बिहार विधानसभा में ही नहीं गूंजा है, बल्कि ये देश की संसद में भी बीजेपी सांसदों ने वहां पर मामला उठाया। नीतीश सरकार के खिलाफ केंद्र सरकार से कार्रवाई की भी मांग की है बीजेपी के सांसदों ने। हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्रवाई 40 मिनट के भीतर ही 3 बार स्थगित करनी पड़ी। बिहार के सारण जिले में पिछले 2 दिन में 30 लोगों की मौत। अगर इस पूरे साल की बात की जाए तो अकेले छपरा जिले में 50 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं शराब पीकर। लगातार जान गंवाने के बाद भी लोग शराब पीना नहीं छोड़ पा रहे हैं। साल 2022 की शुरुआत से अब तक सिर्फ छपरा में 50 लोगों की जान जहरीली शराब पीकर गई है। इसी साल 18 और 19 जनवरी को छपरा के मकेर और अमनौर नाम की जगह पर जहरीली शराब से 1 दर्जन लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। इसके बाद अगस्त में छपरा के ही पानापुर और मकेर भेल्दी में 8 लोगों ने जानलेवा जहरीली शराब से दम तोड़ दिया था। इसके अलावा 2016 के बाद से 6 सालों में 2,09,78,787 लीटर शराब जब्त की जा चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सारण जिले की घटना पर यह कहा है कि बिहार में जब शराबबंदी है तो खराब शराब मिलेगी ही, जो शराब पिएगा वो मरेगा ही। तो जितना जहरीली शराब, और जानते ही है कि लोगों को सचेत रहना चाहिए। यहाँ तो शराबबंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही, तो लोगों की मौत हो जाती है। तो इसको याद रखना चाहिए कि शराब नहीं पीना है। शराब बड़ी बुरी चीज है, लेकिन फिर भी कोई पी लेता है। देखिए, ज्यादातर लोगों ने इसके पक्ष में सहमति दी है, लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपस। समझे, वाह, जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। तो इसीलिए इसके बारे में तो दुख प्रकट करना चाहिए और उन जगहों पर जा करके समझाना चाहिए। आप देख रहे हैं ना, हम कितना बड़ा अभियान चलाए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दावा कि मैंने बहुत बड़ा अभियान चलाया और जो शराब पिएगा वो मरेगा ही। एक संवेदनशीलता की कमी मुख्यमंत्री के बयान से नजर आती है और इसे लेकर काफी आलोचना भी नीतीश कुमार की जा रही है। इस पूरे विषय पर हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ चुका है। आइए पहले हम अपने मेहमानों का स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ बने हुए हैं अंशु नैथानी, पटना से वरिष्ठ पत्रकार हैं। अंशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। और हमारे साथ है उत्कर्ष सिन्हा, वरिष्ठ पत्रकार, जुबली पोस्ट के एडिटर इन चीफ। उत्कर्ष जी, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। अंशु जी, क्योंकि आप पटना में हैं और नीतीश कुमार का जब इस तरह से एक बयान सामने आता है, 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है जहरीली शराब पीकर, तो फिर कुछ कहने के लिए बचता नहीं है। आप किस तरह से देख रही हैं मुख्यमंत्री के बयान को और इन 40 मौतों को? देखिए, बहुत ही गंभीर मामला है। बिहार जहां लागू है 6 साल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है और 40 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई है, तो ये साफ तौर पर दिखाती है कि इस पूरे अभियान का फेलियर हुआ है और अभी नहीं, लगातार होता आ रहा है। और मुख्यमंत्री सिर्फ ये कहते हैं कि जो शराब पिएगा वो मरेगा। जो शराब पिएगा वो जरूर मरेगा, लेकिन एक ड्राई स्टेट में जहां पर शराबबंदी लागू है और वहां अगर इस तरह से अवैध शराब लोगों को मिल रही है और लोग शराब पीकर मर रहे हैं, तो एक मुख्यमंत्री होने के नाते आप सिर्फ ये बयान नहीं दे सकते हैं कि जो शराब पिएगा वो मरेगा। इसलिए
इसमें स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बड़ी है कि आपके राज्य में अगर शराबबंदी कायम है तो कैसे लोगों तक ये अवैध शराब पहुंच रही है और वो पी कर इसे मर रहे हैं। ये एक जवाबदेही आपको तय करनी होगी। और विपक्ष सवाल उठा रही है, उसका सवाल यहाँ पर बिल्कुल वाजिब बनता है मुझे लगता है। और नीतीश कुमार को एक मुख्यमंत्री, वो सिर्फ इन 6 वर्षों में नहीं है, वो लगभग 15 साल से इस राज्य की सत्ता पर काबिज हैं और बहुत सोच सच समझ के उन्होंने शराबबंदी यहाँ पर लागू की थी। उनका कहना था कि महिलाओं की ये बहुत बड़ी डिमांड थी और जिस तरह से परिवार तबाह हो रहे थे, ये शराबबंदी लागू करना एक जरूरत थी। ये बहुत कहा जाए कि इसके पीछे की एक अच्छी इंटेंशन थी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल खराब हुआ है। अगर हम बात करें जिला स्तर पर या फिर एक लोकल लेवल पर, जो एक एडमिनिस्ट्रेशन है, थाना स्तर है, वो नाकाम रहा है अवैध शराब कारोबार रोकने में। आपको मैं कुछ आंकड़े अगर बताऊं तो अगर साल 2022 की ही बात करें तो 50 लाख लीटर से ज्यादा अवैध शराब पकड़ी गई है। आप समझ सकते हैं कि किस बड़े पैमाने पर यहाँ पर अवैध शराब का कारोबार हो रहा है। पैरेलल एक तरीके से अगर शराब बंदी है तो पैरेलल उसी तरीके से अवैध शराब है वो मिल रही है। और लोग लगातार ये कहते हैं कि शराब मिलने में यहाँ किसी को दिक्कत नहीं है, होम डिलीवरी हो रही है। अवैध जो एक कारोबार है शराब का वो इतना फैला फूला है। तो आपने शराबबंदी कायम की, लेकिन आप ये अवैध व्यापार जो है शराब का उसे रोकने में नाकामयाब रहे। आपका एडमिनिस्ट्रेशन ढंग से काम नहीं कर रहा। आपके थाना स्तरों पर जो है उनके नाक के नीचे शराब की सप्लाई होती है पर वो रोक नहीं पाते। तो ऐसे में ये 40 से ज्यादा मौतें हो जाना, और सिर्फ ये मशरक जो सहारन जहां पर ये घटना हुई है वहां की बात नहीं है। पिछले अगर आप 1 सालों में देखें तो बिहार में कई जगह में इस तरह से जहरीली शराब से मौतें हुई हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो लोअर तबके से बिलोंग करते हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं और कमजोर हैं जी। तो ये जो है वो ही इस तरह की शराब जो है, जो चोरी छुपे बनाई जा रही है, खराब शराब, उसका वो पी लेने से उनकी ये मौतें हुई हैं। और आप ये जानिए कि कितनी बड़ी आयरनी और दुखद पक्ष ये था कि जब वहां लोगों ने शराब पी ली थी और उनकी तबीयत खराब होने लगी तो लोगों में मगर एक डर भी था कि वो दिखाना नहीं चाह रहे थे कि हमने शराब पी और इससे हम बीमार हुए। इस वजह से कई लोग समय पर अस्पताल ही नहीं गए और इस वजह से मौत का आंकड़ा बढ़ता रहा, क्योंकि अगर वो ये जाहिर करेंगे तो दूसरा केस उन पे बन जाएगा, परिवार शायद परेशान होगा। तब प्रशासन को वहां पर ये माइक में घोषणा करनी पड़ी कि जिसने भी शराब पी है प्लीज हॉस्पिटल जाएं, इलाज कराएं, छुपाएं नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेशन का भी यहाँ फेलियर है। अवैध जो कारोबार यहाँ पर फैला फूला है शराब का, उसने यहाँ गरीब लोगों के लिए जिस नीयत से ये शराब नीति लाई गई थी कि उनका स्टैंडर्ड ठीक हो, उनके साथ जो दिक्कतें आ रही हैं शराब पीने से, उनकी फैमिलीज तबाह होती हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, तो ये अवैध जो शराब उनको अब इतनी अवेलेबल हो रही है, तो बात वहीं की वहीं पहुंच रही है। और इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह सरकार पर भी लग रहा है कि आपने अगर एक कानून बनाया तो आप उसे अच्छे से लागू क्यों नहीं करवा पा रहे जी। हालांकि सरकार को अब सुधार करने के लिए सोच रही है, लेकिन अब कहा जाए कि बहुत ज्यादा चारों तरफ से हमला भी उन पर जी। अंशु जी, जो आपने यहाँ पर कहा कि जो शराब पिए हुए थे और डर रहे थे कि कहीं उन पर किसी मुकदमे की तलवार न लटक जाए या फिर परिवार को परेशान न किया जाए, इस वजह से इलाज के लिए भी आगे नहीं आना चाहते थे। उत्कर्ष जी, मैं समझना चाहती हूँ कि नीतीश जी ने उनके बयान से ही पता चलता है कि उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दे रखे हैं कि गरीबों को तंग ना किया जाए, गरीबों को गिरफ्तार हिरासत में ना लिया जाए, बल्कि जो मैन्युफैक्चरिंग में लोग लगे हुए हैं उनकी धरपकड़ की जाए। क्योंकि पीछे भी जब बिहार में हुज ट्रेजेडी हुई थी, शराब पीने से लोगों की मौत हुई थी, तब ये कहा जा रहा था कि जेलों में इतनी संख्या में लोगों को ठूसा जा रहा है और कोई भी प्रशासन जो है इस तरह से जब जेलों में ओवर क्राउडेड कर देगा तो उसका कुछ समाधान क्या निकल पा रहा है। तो इसे लेकर गरीबों को छोड़ने की बात सीएम शायद कहते नजर आते हैं, लेकिन ये हो नहीं रहा है जमीन पर। उत्कर्ष जी, देखिए, ये सही बात है कि जब से शराबबंदी बिहार में लागू हुई है, ये एक बड़ी समस्या हुई है। मुझे याद है कि मैंने शराबबंदी लागू होने के तकरीबन 2-3 महीने बाद एक स्टोरी लिखी थी, मैं प्रिंट के लिए कर रहा था, तो उसका टाइटल ही ये था, हेडिंग था कि यूपी की लैला बिहार का मजनू। क्योंकि लैला एक ब्रांड है यहाँ पे देशी शराब का यूपी में और बहुत पॉपुलर।
तो वो कैसे बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में से स्मगल हो रहा है वो ब्रांड, और बिहार के लोग, और वो उसका नतीजा ये होगा कि यूपी के जो सटे हुए जो चौकियां हैं, जो इलाके हैं, वहां पे रूरल इलाके हैं, लेकिन वहां पे जो यूपी में शराब की दुकानें थी उनकी लाइसेंस फी डबल कर दी गई थी, क्योंकि ये पता था कि यहां से स्मगल होगा या यहां से सप्लाई होगी। बिहार के साथ प्रॉब्लम है कि बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है, और देखिए वो चाहे उसके बॉर्डर नेपाल से मिलते हो, जहां से शराब की सप्लाई बहुत स्मगलिंग का एक नेटवर्क पहले से रहा है, यूपी है, उधर झारखंड है, बंगाल है। उत्कर्ष जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप कहते हैं किस तरह से यहाँ पर इलीगल शराब जो है, अवैध शराब है, उसकी ट्रैफिकिंग भी है, धड़ल्ले से चल रही है। आपने यूपी बॉर्डर का जिक्र किया और आप नेपाल बॉर्डर का भी जिक्र कर रहे थे। जी, तो ये जो लैंडलॉक स्टेट होने की वजह से और इसके जो सराउंडिंग स्टेट्स है वहां पे शराब की अवेलेबिलिटी है, तो दिक्कत ये होती है। और बिहार के साथ एक दूसरी भी प्रॉब्लम है, बिहार में माफिया पॉलिटिकल नेक्सस जो है वो बहुत स्ट्रांग रहा। तो पावरफुल लोग जब ऐसे लोग उसमें प्रोटेक्ट करते हैं तो चीजें बिगड़ती। और एक और देखिए, गुजरात में और बिहार की शराबबंदी दोनों के बीच में एक फर्क है। गुजरात में शराबबंदी है, लंबे टाइम से है, लेकिन वहां पर स्पेस छोड़ा हुआ, वो स्पेस छोड़ा है, वहां पे परमिट रूम्स है, कुछ दूसरे, और जैसे बाहर के लोग जब जाते हैं तो उनके लिए एक स्पेशल परमिशन है, लेकिन बिहार में ऐसा कुछ। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप बहुत ज्यादा टाइट करते हैं एक अचानक, और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम या मशीनरी जो है उसको इंश्योर करने वाली मशीनरी जो है वो आपकी उतनी एफिशिएंट नहीं होती है, या ये कहिए कि उन ट्रैफिकर्स को, उन स्मगलर्स को या उन एलिमेंट्स को कहीं ना कहीं नीचे एक सपोर्ट देती रहती है। तो फिर ऐसी स्थितियां होती हैं, और ऐसी स्थितियां होती रहेंगी, क्योंकि एक बात और याद रखिए, बिहार में तो शराबबंदी हुई और इस वजह से जहरीली शराब या नकली शराब पीने के बाद 40 लोगों की मौत की खबर इस बार हम सुन रहे हैं, पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर ऐसा कोई शराबबंदी नहीं है, लेकिन इस केंद्र सरकार ने अपने एक जवाब में पार्लियामेंट में जो लिस्ट दी थी जहरीली शराब से मरने वाले राज्यों की सूची, उसमें सबसे ऊपर मध्य प्रदेश था। तो वहां भी सरकार, उत्तर प्रदेश में एक साल में 500 से ज्यादा मौतें हुई, गुजरात में मौतें हुई, पंजाब और हरियाणा में भी होती रहती हैं। जी, तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो निश्चित तौर पर एक एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का में कुछ लोग होते हैं जो ऐसी चीजों को प्रोटेक्ट करते हैं, और वो किसी भी चीफ मिनिस्टर के लिए एक चैलेंज है। वहां पे नीतीश कुमार का फेलियर तो है। जी जी, अंशु जी, आपसे समझना चाहूंगी, बीजेपी इस मसले पर काफी हंगामा कर रही है, लेकिन बीजेपी की भूमिका खुद सवालों के घेरे में है। बिल्कुल, जब से ये शराबबंदी लागू हुई है, हालांकि नीतीश कुमार हमेशा कहते रहे हैं कि सभी दलों की सहमति से हमने इसको लागू किया था और सभी इसको लेकर राजी थे, और बीजेपी के साथ लंबे समय से वो मिलकर सरकार भी चला रहे थे। लेकिन जब बीजेपी उनके साथ सरकार में भी शामिल थी, तब भी उनके तमाम नेता शराबबंदी के हक में नहीं थे, और वो लगातार कह रहे थे कि ये शराबबंदी करने से कोई खास फायदा नहीं हुआ है, स्टेट को रेवेन्यू का तो नुकसान हुआ ही है, और उसके अलावा जिस तरह से उत्कर्ष जी बता रहे थे कि बहुत एक सख्त कानून बना देने से और उसको लागू ना करा पाने की जो एक चुनौती होती है उसका सामना करना पड़ रहा था। और यहाँ की जो यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर से जुड़े लोग थे, उनका भी ये कहना था कि इस वजह से यहाँ पर टूरिस्ट नहीं आते हैं, और आप बहुत सख्ती से अब लागू कर देते। देखिए, पहले तो, अब तो फिर भी इस कानून में रद्दोबदल किया गया, इसमें सुधार किया गया। पहले तो ये था कि जो शराब जहां मिलेगी वो पूरा परिवार ही उसके केस की जद में आ जाएगा, फिर उसे उस पर्सन तक सीमित किया गया। फिर जब बहुत मांग उठी, फिर और ढिलाई की गई, और अब कानून में इस तरह है कि अगर आप पहली बार इस तरह से शराब अवैध रूप से
उसे पीते पाए जाते हैं, फर्स्ट वार्निंग, सेकंड वार्निंग, थर्ड वार्निंग है। और अगर आप बता देंगे कि शराब कहां से मिली, किसने बनाई थी, तो आपको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन तीसरी अगर बार ऐसे पकड़ा जाता है तो आप पर केस होगा। तो इसमें ढिलाई भी जरूर की गई। बीजेपी की जहां तक बात है, तो जो खुद सत्ता में थे, तो उन्होंने इसको लेकर के कोई सार्थक प्रयास नहीं किए। उन्होंने जरूर ये मांग उठाई कि शराबबंदी इस तरह से नहीं लागू होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने खुद इस चीज के लिए क्या किया। आपको अगर मैं बताऊं कि सरकार में रहते हुए ही बीजेपी के कई जो नेता हैं, उनके जो परिजन हैं, उन पर शराब माफिया से जुड़े होने का आरोप लगा। उनके कई परिसरों से शराब भी बरामद की गई। यहाँ तक कि एक आध जो बीजेपी के ऐसे नेता हैं जो खुद उन पर शराब पीने के आरोप थे, और यहाँ तक कि उन पर केस चलने की भी बात थी। तो ये बीजेपी का दामन साफ है, ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब वो विपक्ष में होते हैं तो एक मुद्दा है ये बहुत बड़ा, और वो जरूर इसको बनाएंगे। लेकिन भले ही इसमें वो अपनी पॉलिटिक्स देख रहे हो, लेकिन ये एक मुद्दा जरूर है, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है। आप अगर मुख्यमंत्री के इस लिहाज से बात की जाए, तो प्रदेश में अगर आपने शराबबंदी लागू की है तो उसे पूरी तरह इंप्लीमेंट कराना आपकी जिम्मेदारी है। और आप फेल होते हैं तो सवाल आपके ऊपर उठेंगे ही। उन सवालों से आप बच नहीं सकते, भले आप उन्हें पॉलिटिक्स कहें और ये तमाम बातें कहें कि हर जगह होता है, कर्नाटक, आंध्रा, यहाँ पे भी लोग हर राज्य में इस तरह से जहरीली शराब से मरे हैं या मर रहे हैं, इस तरह के प्रकरण होते हैं। सिर्फ ये कह के नहीं बच सकते। आपने अगर एक सपना देखा, एक पॉलिसी को लागू किया, तो वो कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा, इसकी जिम्मेदारी आपकी बहुत बड़ी बनती है। और आप लागू उसे नहीं करा पाए, आप इसको मानेंगे। लेकिन अंशु जी, कहीं ना कहीं अगर मैं तस्वीर को थोड़ा सा बड़ा करके देखने की कोशिश करूं कि जब से शराबबंदी बिहार में हुई है, महिलाओं की स्थिति में सुधार आया है। और मैं देखूंगी कि परिवारों में जो क्लेम जदयू भी करती रही है, नीतीश खुद करते रहे हैं, तो ये इस दावे को कितना आप समर्थन करते हैं या फिर आप इससे इत्तेफाक नहीं रखती? देखिए, मैं ये बिल्कुल मानूंगी और जरूर कहूंगी कि शराबबंदी एक अच्छी नीयत से लाई गई पहल थी, और कहा जाए कि बहुत इसने फायदा भी पहुंचाया है। मैं ये नहीं कहूंगी कि शराबबंदी का सिर्फ ये एक ही पहलू है कि ऐसी जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हो रही है। लोग जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके जीवन स्तर पे बहुत सुधार भी आया है। आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि जब 2015 में नीतीश कुमार कैंपेनिंग कर रहे थे, उस समय चुनावों को लेकर, तो वो बहुत जगह जब मिल रहे थे, महिलाओं में कहा जाए उनकी अच्छी खासी यहाँ लोकप्रियता है, और महिला वोट बैंक भी उनके साथ बहुत जुड़ा रहता है। तो उन्होंने ये कहा कि जगह जगह महिलाओं ने मुझे यही कहा था कि आप शराब के लिए कुछ करें, इससे हमारे परिवार तबाह हो रहे हैं। हमारा पति दिन भर रिक्शा चला के या सब्जी बेच के या ऑटो चला के जो भी कमा के लाते हैं, वो शराब में उड़ा देते हैं। बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही, दवाई नहीं मिल पा रही, सारी कमाई शराब में चली जाती है, हमारा जीवन बेहाल है। तो ये तमाम बातें हुई, और उन्होंने कहा कि इस फीडबैक के आधार पर महिलाओं और बच्चों के जीवन को सुधारने के लिए, गरीब ये जो तबका है उनके लिए मैंने ये शराबबंदी जरूरी सोची। और ये उन्होंने, आपको ये जरूर, उत्कर्ष जी सही कह रहे हैं, बहुत जल्दी उन्होंने ये इम्प्लीमेंट किया। यानी कि इसके लिए एक होमवर्क नहीं तैयार किया गया था कि कैसे ये फेज वाइज होगा, कैसी चीजें हो। जो कानून भी बनाया गया, शायद बहुत स्टडी उसके लिए नहीं की गई, बहुत होमवर्क नहीं किया गया, बहुत स्ट्रिक्ट कानून ले आया गया। तो नीयत तो बहुत अच्छी थी, इससे बहुत प्रभाव भी पड़ा। लोग आज हम गांव में जाते हैं तो जो वो पहले सूरत दिखाई देती थी सड़कों में, शराब पीकर लोग यहाँ वहां पड़े हुए हैं। एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, आइए सुन लेते हैं कि उनका इस पूरे विषय पर क्या कहना है। जी, बहुत बहुत स्वागत है। कृपया अपना नाम बताइए। हाँ, नेहा जी, मैं बरिंदर आलूवाले बोल रहा हूँ जी। मुझे ये मीडिया के व्यवहार पे आपत्ति है। जैसे कि न्यूज क्या होनी चाहिए कि 40 आदमी स्पीडोस लेकर पी के मर गए हैं जी, तो इसका इलाज क्या होना चाहिए, ये नहीं है। आपका मुद्दा है कि नीतीश कुमार ने जो कहा क्या वो सही है? भाई, आप जहर पिए के मरोगे ना, जहर नहीं पियोगे तो ठीक रहोगे। अब देखिए, अमेरिका में भी यहाँ पे शराब खुलेआम मिलती है। मैंने तो किसी को बरगलाते नहीं देखा, किसी को मरते नहीं देखा। यहाँ तो औरतें भी पीती हैं, लेकिन उनके साथ तो ऐसा बुरा हाल नहीं होता। यहाँ सिगरेट मिलती है, उसके ऊपर वार्निंग लिखी जाती है
दिस इज इंजूरियस टू हेल्थ। उसके बावजूद अगर आप पीते हो तो आपकी मर्जी है, आप जानबूझ के पीना चाहते हो तो पीजिए, लेकिन हमने वार्निंग दी है आपको। अब देखिए, जैसे आपकी लेडी प्रवक्ता है, मुझे माफ कीजिएगा, आपके फोटो और प्रिंट ठीक से नहीं आ रहे। मेरे ख्याल में अंशु हैं सर, अंशु नेथानी जी। जी हाँ जी, अंशु नेथानी जी ने, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि ये मुद्दा होना चाहिए था कि तुम चीफ मिनिस्टर हो, तुम्हें एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक से इस्तेमाल क्यों नहीं किया। जो सुपीरियर अहलुवालिया जी, एक ब्रेक के लिए रोकना पड़ रहा है, मैं आपका कॉल यहाँ पर होल्ड करना चाहती हूँ। एक छोटा सा ब्रेक के लिए मजबूरी है, ब्रेक की तो लेनी पड़ रही है। ब्रेक के लिए रुकेंगे और फौरन लौटते हैं जी। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, और स्ट्रेट टॉक में आज हम बातचीत कर रहे हैं बिहार में हुई शराब त्रासदी की, जिसमें 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। हमारे साथ एक कॉलर बने हुए हैं, आइए पहले उनकी बात पूरी सुन लेते हैं। जी अपनी बात पूरी कीजिए अहलुवालिया जी। जी, मैं जिक्र कर रहा था जी, जैसे अंशु जी ने भी कहा कि ये जो शराब बिक रही है, मुसीबत तो तब आती है जबकि रिपोर्ट्स आती है कि पुलिस थाने से ही शराब जा रही है। तो ये इंतजाम तो चीफ मिनिस्टर और एडमिनिस्ट्रेशन का है ना। कभी हमारे जो थाने हैं जो पब्लिक सर्विस के लिए बने हुए हैं, वो पब्लिक को मारने के लिए थोड़ी बने हुए हैं। जी। तो थाने में लाठी थोड़ी चलाई जाती। थाने में तो ये होता है कि हमारे जो स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन है वो सही चले। चलो मान लिया। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, इनको एक मिल गया कि साहब हम मुद्दा मिल गया कि हम इनको बदनाम करें, ये बदनाम कर रहे हैं। अब क्या मुझे ये बता सकते हैं, आज तक अभी तक किसी भी बीजेपी के नेता ने या दूसरे आदमी ने जो रिस्पॉन्सिबल है उसने ये खेप पे किया हो कि साहब 40 लोग मर गए, हमें बड़ा अफसोस है, हम इसकी तफ्तीश करेंगे। नहीं कहा। उनको 40 आदमी मरने का नहीं है, उनको ये है कि नीतीश ने ऐसा क्यों कहा। अरे भाई, तुमसे भी गलतियां बहुत होती है। आप देखिए, रघुराम राजन राहुल गांधी के साथ मिले, वो क्या न्यूज उड़ा दी तुमने। और एक बीजेपी के प्रवक्ता तो ऐसे बेशरम, उसका नाम भी ठीक नहीं ले रहे, वो रंगा राजन बोल रहे हैं। जी जी। अरे तुम लोग आदमी हो क्या, बताओ तुम लोग यार क्या कर रहे हो। हिंदुस्तान को पागल आदमी समझते हो तुम। हम भी तुम्हारे ही पास हैं, हमने तुमको वोट देकर गवर्नमेंट बनाई है कि आप हमारे लिए इंतजाम करें। ये इंतजाम कर रहे हैं आप लोग। ये हिंदुस्तान पे लोगों को जानना चाहिए, इनको मुंह को पे जूतियां मारनी चाहिए इनके लोगों के। जी शुक्रिया जी, बहुत बहुत थैंक यू आपका। तो ये हमारे एक नियमित दर्शक अहलुवालिया जी, और इनका ये मानना था कि क्यों सिर्फ आलोचना की राजनीति जो है ये दिखती है, खास करके जब हम भारत की बात करते हैं। उत्कर्ष जी, आपने सुना, और अंशु जी की बात से काफी वो इत्तेफाक रख रहे थे हमारे दर्शक कि बीजेपी सिर्फ आलोचना की राजनीति करती हुई नजर आती है। बीजेपी के गुजरात का आपने भी जिक्र किया कि गुजरात स्टेट में भी हमने देखा कि जहरीली शराब से मौत हुई, लेकिन वहां तो सरकार ने ये माना ही नहीं कि जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई है, वो केमिकल ट्रेजेडी बनकर रह गई वहां पर। पूरे मुद्दे पर जब हम राजनीति को ज्यादा हावी देखते हैं तो हम इंसानों की बात, हम नागरिकों की बात तो भूल ही जाते हैं। उत्कर्ष जी। बिल्कुल, देखिए, राजनीति एक बहुत ऐसे दौर पे पहुंच गई है हिंदुस्तान के भीतर कि जहां मानवीयता, संवेदनाएं, बिल्कुल अहलुवालिया जी की बात से मैं सहमत हूं, इत्तेफाक रखता हूं कि वो कहीं पीछे हो गई है, और अपनी बात को, अपनी गलत चीजों को छुपा ले जाना और दूसरे की गलत चीजों को पर बात करना, एक तो ये समस्या है। देखिए, मैं जो कह रहा था ना कि भारत में जो जहरीली शराब से हुई मौतों के आंकड़ों में जो स्टेट सबसे ऊपर आते हैं वो सब सो कॉल्ड डबल ईयर वाली सरकार है ना। मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, पंजाब में मान लीजिए इसमें तो, और साउथ। लेकिन ये है दूसरी बात कि गुजरात में वो केमिकल ट्रेजेडी हो जाती। गुजरात में इतना बड़ा ड्रग्स का चक्का पकड़ा जाता है एक फुट पे,
जी उसका वो गायब हो जाती है। क्योंकि होता क्या है कि इंडिया के भीतर केंद्र में सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की, मीडिया के एक बड़े हिस्से को इन्होंने नियंत्रित करके रखा है, तो खबरें वही बिल्कुल बिल्कुल। एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, उत्कर्ष जी आप बात पूरी कीजिएगा। एक छोटी सी कॉल यहाँ पर लेना चाहूंगी कि वो अपनी बात क्या रखना चाहते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। जी मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ जी, देखिए इंडिया में हर स्टेट में लीगलाइज है शराब, मेजोरिटी स्टेट्स में जी, और मेजोरिटी स्टेट उनका जो बजट है, इसका जो रेवेन्यू आती है शराब से, उससे बहुत डिपेंड करता है मेजोरिटी स्टेट्स के। जी एक तरफ आपको बिहार को शाबाश देनी चाहिए कि इतनी उन्होंने रेवेन्यू की कोई परवाह नहीं की, उन्होंने नशा बिल्कुल शराब की बंद करवाई अपने स्टेट में जी। और इसके अलावा देखो अमेरिका में देखो, अभी पहले वीड जो थे नशा वो इलीगल था, जब से उन्होंने लीगल किया है, देखो ड्रग्स जब से लीगल हुई है, पुलिस का जो उसके ऊपर बर्डन था वो कम हो गया, कोर्ट सिस्टम में इतना बर्डन था वो भी कम हो गया, हेल्थ सिस्टम पे जो अगर इतना बर्डन था, जो बीमार होते थे हॉस्पिटल जाते थे, वो भी बिल्कुल कम हो गए। मेरा मतलब है कि कहने का ये है कि जैसे ये ठीक है, मैं मानता हूँ पुलिस वाले भी ठीक है, पर ये करप्शन जरूर है, क्योंकि जो ये चीज होती है, जो जैसे सप्लाई हो रही है, जैसे इतनी शराब महंगी होगी, वो गरीब लोग हैं बिहार के, तो दे ट्राई टू गेट एज चीपेस्ट एज पॉसिबल। जो बनाने वाले ही हैं वो भी मैन्युफैक्चर जो कर रहे हैं, जो वो चाहते हैं कि ऐसी चीज बने जिसमें पैसे कम लगे, और उसमें उनको ये नहीं फिक्र है कि कौन पीने वाला है, कौन मरेगा नहीं मरेगा, उनको पैसे कमाने हैं, उनके पीछे गैंग बैठा हुआ है जो पैसे कमा रहा है। इनको उन लोगों को पकड़ना चाहिए, पुलिस को उनको काबू करना चाहिए, जो करप्ट बैठे हैं, जहाँ एमएलए यहाँ होंगे, जहाँ बड़े बड़े स्टेट के जहाँ होंगे, उनको रोकना चाहिए सबसे पहले, और इस शराब को लीगल करना चाहिए सारी स्टेटों में, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र जी। तो उत्कर्ष जी, आपने हमारे जो दूसरे कॉलर हैं जितेंद्र वालिया, ये न्यूयॉर्क से बातचीत कर रहे थे, तो इनका ये कहना है कि जो पाबंदी है वो नहीं होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं करप्शन जो है उसमें खुद जो है ये डिक्लाइन देखने को मिलता है। उत्कर्ष जी आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ देखिए, ये इनकी बात भी सही है कि करप्शन होता है, लेकिन एक आइडियोलॉजी है और नीतीश कुमार ने उस आइडियोलॉजी को किया, और एक हिस्से पे दिक्कत जरूर है, लेकिन जैसा कि अंशु जी बता रही थी कि वहां की महिलाओं का बड़ा समर्थन इसकी वजह से मिला है। तो एक सोसाइटी है, सोसाइटी के ऊपर किस तरह के असरात है उसके हिसाब से लीडर डिसीजन ले रहा है, तो ठीक है। लेकिन असल सवाल इसमें उस कंट्रोल का, और हम लोग जो बात कर रहे थे नेहा, वो बात कर रहे थे कि बीजेपी के अप्रोच की जी, तो उसके साथ हमेशा ये होता है, जैसे आप इसी मसले पर देख लीजिए कि बिहार में जब शराबबंदी लागू हुई थी तो बीजेपी भी सरकार का एक हिस्सा रही, नीतीश सरकार का हिस्सा रही, और छोटी बातें करने के अलावा कभी कैबिनेट के डिसीजन के तौर पर ही तो ये आया आखिर। तो लेकिन अब इसके ऊपर सवाल दूसरा, गुजरात या मध्य प्रदेश का मैं जिक्र कर रहा हूं, तो बात यह है कि आपके पास एक ऐसा मैकेनिज्म है जहां पर कि अपनी बात को एम्प्लीफाई करने का आपके पास तरीका है, और दूसरी अपने ऊपर होने वाली आलोचनाओं को रोकने का भी एक तरीका है, और डेमोक्रेसी के लिए ये बड़ा खतरनाक स्टेज है। अब संसद में देखिए बीजेपी ने जिस तरह से हंगामा किया और केंद्र सरकार से मांग की कि नीतीश सरकार के खिलाफ कार्रवाई की जाए, बीजेपी के इस पूरे आचरण पर ही हैरत होती है कि बीजेपी सबसे गंभीर विषय तवांग का मसला, उस पर बहस नहीं करा रही, उस पर चर्चा नहीं करा रही, और नीतीश सरकार का जो मुद्दा है जहां पर 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, उस पर केंद्र सरकार से कार्रवाई की मांग कर रही है। कार्रवाई, सीबीआई सारी मांग हो रही है, लेकिन बात यह है ना कि अब तवांग का मुद्दा भी तो 2 दिन बाद जब किसी तरह से क्वेश्चन हुआ तो उसके बाद जवाब दे रहे हैं, और उसके बाद फिर दूसरे सवालों की तरफ डाइवर्जन हो रहा है कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने कितना पैसा लिया चीन से, मतलब जो लिया वो एक प्रोसेस के तहत लिया होगा, कोई भी चैरिटी अगर होती है तो बहरहाल वही बात ये कि इस पर चर्चा हो जाएगी, हंगामा हो जाएगा, लेकिन रात में अगर ड्रग्स पकड़ी जाएंगी तो उसके ऊपर चर्चा नहीं होगी, सरकार उसके ऊपर आज तक जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जनता से जुड़े मुद्दों पर बहस या फिर उस पर चिंता बीजेपी की नजर नहीं आती है, बिल्कुल स्पष्ट है। एक तरफ से एक खास एंगल से
उसको डाइल्यूट करना या डाइवर्ट करना, और उसमें एक पूरा मैकेनिज्म साथ देता है। और मैं बहुत ओपनली कहता हूं कि इंडियन मीडिया का एक बड़ा हिस्सा उसको सब करता है, क्योंकि जिस दिन ऐसी घटनाएं होती हैं उसके ऊपर शाम को टेलीविजन चैनल्स के ऊपर डिबेट्स आप देखिए तो उसके एजेंडे दूसरे होते हैं। बिल्कुल। जी। फिर वो के बीच में आ ना पाए, इसके लिए पूरा काम किया जाता है। तो ये भी अगर लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर है किसी स्टेट में तो उसको जस्टिफिकेशन तो कोई नहीं करेगा उसका, लेकिन किसी स्टेट में हो आपको बात वैसी पोटेंसी से करनी चाहिए, क्योंकि आखिर तो पब्लिक के लिए बात कर रहे हैं। आप देखिए काऊ बीफ का जो सवाल था, जो जिसमें उत्तर प्रदेश में इतनी हिंसा हुई, बिहार में हुई, राजस्थान में मार गए लोग, वहां लिंचिंग हुई, लेकिन वही बीजेपी, वही उसके सपोर्टर्स नॉर्थ ईस्ट में उसके खामोश हो जाते, गोवा में उनकी सरकार है वो खामोश हो जाते हैं उसके ऊपर, या उसको बैन करने की कोई बात नहीं करते। तो ये बहुत सेलेक्टिव जो अप्रोच है ना पॉलिटिक्स का, ये बहुत खराब तरीका आ गया है। जी अंशु जी, ये चीज यहाँ जी बात पूरी कीजिए उत्कर्ष जी। मैं यही कह रहा हूं कि वो जो सेलेक्टिव तरीका है, और आप फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स जब आप कोई काम करने लगते हैं तो फिर आप वो बात सही नहीं है। अगर है गड़बड़ियां, लेकिन भारत की संरचना ऐसी है कि वहां पर यह कि आपको स्टेट्स अगर जीतने हैं तो वहां सेटिस्फाई करना है या वहां पर अपोज करना है, तो इसमें जाके फंसी हुई है बीजेपी। और बीजेपी की एग्रेसिव पॉलिटिक्स इतनी करती है, ढंग से इतने ढंग से करती है कि उसकी वजह से क्या होता है कि उसके पास एक ही, आप देखिए मैं फिर एग्जांपल दूं कि जब बंगाल में इलेक्शंस हो रहे थे असेंबली के, उस वक्त ऐसा लगता था कि बंगाल जो है वो पाकिस्तान बन चुका। मतलब पाकिस्तान और पाकिस्तान उतना अच्छा है बुरा मैं नहीं कह रहा, मगर ये कि पाकिस्तान को लेके जो भारत में भावना बनाई जाती है, उस भावना के वो बन चुका है कि बस अब एकदम से वो इस्लामिक स्टेट बनने जा रहा है। अब मैं अंशु जी से भी समझना चाहती हूँ कि बिहार की पूरी भावना को अगर हम समझने की कोशिश करें तो नीतीश का ये बयान कि जो शराब पिएगा वो मरेगा ही, क्योंकि हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं अंशु जी। महिलाएं अगर लंबे समय से इस चीज से दुखी थी कि परिवारों का जो भरण पोषण है वो मुश्किल हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा था, जो भी कमाई होती थी वो रात में शराब में उड़ा दी जाती थी, तो नीतीश के इस स्टेटमेंट का असर महिलाओं पर किस तरह से आप देखती हैं? क्योंकि अगर नीतीश को हम समझे और बीजेपी की राजनीति को हम समझे तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी नीतीश की राजनीति में नागरिकों के प्रति अपनी जो जवाबदेही है, जो जिम्मेदारी है, उसकी झलकी तो मिलती ही है। देखिए जो भी बात थी, लेकिन उनका जो एक कमेंट था वो थोड़ा हार्श जरूर था, ये मैं जरूर कहूंगी, क्योंकि जो एक सरकार है वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है। बहुत अच्छा ये कदम था शराबबंदी का, और महिलाओं का बहुत समर्थन इसको मिला और वो बहुत खुश भी थी, और इसका फर्क भी, इसका असर भी हमने राज्य में देखा है। जिस तरह से हम पहले देखते थे कि लोग शराब पीकर यहाँ वहां पड़े हुए हैं, या जिस तरीके से हो हल्ला हंगामा हो रहा है, वो घटनाएं बंद हो गई, परिवार का भरण पोषण अच्छे से होने लगा, लोगों को ये लगने लगा कि अब तो शाम को हमारे पिताजी घर आने लगे, अब वो झोले में शराब नहीं सब्जी लेकर और फल लेकर मिठाई लेकर अब घर आते थे। तो ये बहुत चेंज नजर आया और ये बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज भी था, और इसके बारे में भी लोग चर्चा कर रहे थे। लेकिन अच्छी चीजों की चर्चा उतनी नहीं होती है, वो जैसे कहा है ना कि बदनामी की बात ही ज्यादा होती है और सबको उसमें अपना अपना स्वार्थ साधने का मौका भी मिल जाता है। तो जब इस तरह की घटनाएं हुई, सरकार का जो इम्प्लीमेंटेशन का फेलियर था ये भी जरूर हुआ। तो आज जो ये महिलाएं हैं वो सोच रही है कि जरूरी अच्छी नीयत से किया गया, लेकिन अब दूसरे तरीके से उन पे मार पड़ रही है, यानी कि उनके जो परिवार के पुरुष हैं वो फिर भी अब नहीं मान रहे हैं, वो इलीगल लिकर खरीद के पी रहे हैं जिससे वो मर रहे हैं। अब एक परिवार का अगर कमाने वाला सदस्य शराब पी के मर गया, चला गया, तो अल्टीमेटली परिवार पे तो असर आएगा ही, उनके लिए तो हालात और खराब हो, उनके कमाने वाला चला गया, तो कैसे सरकार से खुश हो सकते हैं। जी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर अंशु जी, फिर अपनी बातचीत और आगे जारी रखेंगे, ब्रेक के बाद मिलते।
ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, और स्ट्रेट टॉक में आज हम बातचीत कर रहे हैं बिहार में जिस तरह से जहरीली शराब पीकर 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बड़ी समस्या है जिसका निपटारा नीतीश सरकार नहीं कर पा रही है। अपने पैनल से बातचीत आगे बढ़ाते हैं। उत्कर्ष जी, आपने खुद अपने आंकड़ों में ये देखा और हमें बताया कि मध्य प्रदेश में जहरीली शराब पीने से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। बिहार की तस्वीर अगर हम समझने की कोशिश करें कि शराबबंदी से मौतें ज्यादा हो रही हैं या फिर करप्शन की वजह से ज्यादा मौतें हो रही हैं, दोनों में आप किसको ज्यादा कसूरवार समझते हैं? देखिए, जाहिर सी बात है कि ये करप्शन है जो पहले प्राइमा फेसी यही कहना होगा कि ये करप्शन है जिसकी वजह से जहरीली शराब बन रही है या स्मगल होके आ रही है और वो अवेलेबल होती है। तो ये रोकना स्टेशन का काम है। वहां पर वो फेल्योर है, और या तो वो फेल है और या फिर वो कहीं उसके साथ मिली भगत है, तो उसको प्रोटेक्शन। तो एक ये बात, लेकिन हाँ, वजह क्या है? शराबबंदी सीधे तौर पर कहे, यहां पर भी एक सवाल है कि शराबबंदी दूसरे स्टेट्स में तो नहीं है, लेकिन वहां भी ये घटनाएं हो रही हैं। तो शराबबंदी को इसका कसूरवार ठहराना ठीक नहीं। तो बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन, इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में और खासतौर पे पुलिस और इस तरह के एडमिनिस्ट्रेशन के भीतर करप्शन एक बहुत ही कॉमन सी चीज है जो हमको अक्रॉस दिस कंट्री दिखाई देती है, सारे स्टेट्स में दिखाई देती है, कहीं कम कहीं ज्यादा। और ये डिपेंड करता है क्योंकि उसमें वो एक बड़ा नेक्सस बनके बना हुआ है जिसके तार लोकल पुलिस थाने से लेकर के और लोकल पॉलिटिशियन तक जाते हैं। तो उसमें वही है ना कि एक जो केजरीवाल का पेट डायलॉग है, सब मिले हुए हैं जी, तो सब मिले हुए हैं जी वाला ही हिसाब है। और ऐसे में बहुत चुनौती हो जाती है कि आप इसको चेक करेंगे कैसे, क्योंकि देखिए अचानक क्या होता है कि एक घटना होती है, उसके बाद फिर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर दबाव पड़ता है, फिर रेट्स जहां रेट्स होती हैं हर जगह मिलता है, तो इसका मतलब कि हर जगह और आपने रेट डाल तो आपको मिल गया, और आप रेट नहीं डाल रहे, ये चल रही है। फिर रेट क्यों नहीं डाल रहे, रेगुलर बेसिस पे क्यों नहीं डाल रहे हैं, तो उसका सवाल का कोई जवाब नहीं है। तो ये जो एक प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम जो है वो करप्शन से की वजह से पैदा होती है। और ठीक बात, अभी हमारे दर्शक कह रहे थे कि यूएस का एग्जांपल दे रहे थे, यूएस में कैसे ड्रग्स को लीगलाइज कर दिया गया तो चीजें रुक गई। लेकिन एक कल्चर, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर, दोनों का बहुत बड़ा फर्क है, रोल होता है जी इंडिया। तो उसके लिहाज से अगर आप देखेंगे तो हालांकि मैं आपको बताऊं एक इंटरेस्टिंग बात कि जहां भी जब आप बैन की पॉलिटिक्स करते हैं ना, तो वो अलग तरीके से होता है। पाकिस्तान हमारे एक साथी पॉलिटिशियन गए थे और वो बता रहे थे अपना किस्सा कि उनको किसी लोकल पॉलिटिशियन ने इनवाइट किया और वहां पर जब डिनर के लिए वहां पर शराब सर्व हुई तो इन्होंने पूछा कि भाई यहाँ पे तो बैन है, तो उन्होंने कहा कि बैन तो इस कदर है, पाबंदी तो इस कदर है कि हर घर पे मिलती है। तो ये भी एक, तो ये इंडिया पाकिस्तान का जो सबका है वो एक ही जैसा बिहेव करता है सोशली, बट करप्शन इज प्रॉब्लम, और वही इसके कसूरवार मैं तो जी। अंशु जी, शराबबंदी या फिर करप्शन, आपको क्या लगता है कि बिहार पुलिस की जो छवि है इसमें कितना सुधार ला पाने में नीतीश गवर्नमेंट जो है सक्सेसफुल नजर आती है, और जब तक बिहार पुलिस सख्त नहीं होगी तब तक करप्शन पर कैसे कंट्रोल लाया जा सकता है? देखिए, नीतीश कुमार ने कोशिश बहुत की कि ये कानून जो है वो सख्ती से पालन हो, और बिल्कुल सही कहा है उत्कर्ष जी कि जो एक लोकल लेवल पे एक थाना है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, जिस वजह से शराबबंदी अच्छे से लागू नहीं हो पाई। नीतीश कुमार जी ने बहुत कोशिश की, उन्होंने कहा कि जिस थाने के अंदर भी ऐसा कोई काम पाया जाएगा तुरंत उस पर कार्रवाई होगी, सस्पेंड किया जाएगा, लेकिन बावजूद उसके भी ये चीजें रुक नहीं पा रही। मेरी बात
ये कहने की है कि हम केवल समस्या की यहाँ पर बात कर रहे हैं, समाधान की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आज हो हल्ला हंगामा मच रहा है, हर तरफ ये कह रहे हैं शराबबंदी फेल है, शराबबंदी को आप खत्म कर दीजिए, शराब को चालू कर दीजिए, तो ये इस बात का समाधान नहीं है। क्योंकि लोग इससे परेशान हुए थे, त्रस्त हुए थे, महिलाओं बच्चों की सामाजिक हालत, आर्थिक हालत खराब हुई थी, इसलिए इस डिसीजन को लागू करने का फैसला किया गया। और 6 साल बाद आप इसको नहीं करवा पाए और आप इसको कहते हैं कि अचानक ही नहीं हम इसको बंद कर देंगे, वो इसका समाधान नहीं। उसके लिए आप कैसे इसे अच्छे से लागू करेंगे उस पर सोचिए और सबको मिलकर सोचना है। विपक्ष केवल हमला करके और इल्जाम लगा के बच नहीं सकता है। अगर कानून में सुधार की जरूरत है वो कीजिए, इम्प्लीमेंटेशन में क्या जरूरत है बदलाव की वो कीजिए, लेकिन एक अच्छी चीज के आगे अगर चुनौतियां आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको हम बंद कर दें या उसके आगे हार मान ले। तो ये मेरा कहना है कि शराबबंदी को खत्म करना इसका कोई समस्या का हल नहीं है, क्योंकि फिर वो उसी तरह की बातें होंगी। लेकिन क्या उसके रास्ते में रोड़े आ रहे हैं उनको हटाने की जरूरत है। एडमिनिस्ट्रेशन को मुस्तैद और चुस्त करने की जरूरत है। हर जगह से इसमें प्रेशर में नहीं आ जाना है कि यही आवाज उठ रही है कि शराबबंदी तो फेल है और इसे बंद कर दिया जाए, ओपन कर दिया जाए, तो ये समाधान नहीं है और मेरी नजर में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी सभी दल कह रहे हैं, कांग्रेस के ही एक नेता है जो लोकल यहाँ पर बिहार में, उन्होंने कहा कि अगर आगे कांग्रेस की सरकार आती है या आती है तो हम शराबबंदी पर पुनर्विचार करेंगे, देखेंगे। या बीजेपी की भी कुछ ऐसे ही कहना था कई नेताओं का कि इसे तो बंद कर दिया जाना चाहिए। लेकिन ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। बिहार जैसे पिछड़े गरीब राज्य में जहां शराब की वजह से इतनी बड़ी परेशानियां थी, एक अच्छा कदम उठाया गया और आज लचर एडमिनिस्ट्रेशन या करप्शन की वजह से एक अच्छे मुद्दे को, अच्छी चीज को अगर खत्म करने की नौबत आती है तो ये बहुत बुरी बात होगी, ये एक अच्छा मैसेज नहीं होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि समय समाप्त हो गया अंशु नैथानी जी, और आपने सही यहाँ पर समाधान की जो बात कही है कि एक राजनीतिक इच्छा शक्ति जो कि नागरिकों की सेवा की होनी चाहिए वो किसी भी दल में नहीं नजर आती। जैसा कांग्रेस ने कहा, जैसा कि बीजेपी ने कहा, शराबबंदी हटाना कोई समस्या का समाधान नहीं है। और उत्कर्ष जी ने जो यहाँ पर आंकड़े पेश किए उससे भी यही उजागर होता है कि शराबबंदी हटाकर आप कुछ भी हासिल नहीं कर लीजिएगा, राजनीतिक इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी। बहुत बहुत धन्यवाद उत्कर्ष जी आपका भी और अंशु नैथानी जी आपका भी। और दर्शकों से अब आखिर में मेरी अपील है कि आपको आज का स्ट्रेट टॉक कैसा लगा, अपनी फीडबैक हमें info@justbroadcasting.com पर ईमेल भेजकर देना ना भूले। फिर होगी आपसे मुलाकात किसी गंभीर विषय के साथ, विशेष पैनल के साथ। अपना ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।